गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इस घटना को हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जो सोलर प्लेट होता है वह सोलर प्लेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। सोलर प्लेट में होता क्या है? सोलर प्लेट होता है, उस पर जब सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण विद्युत धारा का संचार होता है। यही घटना फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है। आइए इसको परिभाषित करते हैं। किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति की प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे देखिए, किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई परमाणु देखें तो नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य धन और ऋण आवेश होने के कारण एक आकर्षण बल कार्य करता है। उसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो उच्च ऊर्जा की कक्षा में जंप कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी वह उच्च ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है और ज्यादा ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन स्केप करके बाहर निकल जाता है, पलायित कर जाता है। तो इसी आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं वर्क फंक्शन या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब एक ही नाम है। तो किसी भी तत्व से के संयोजकों से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को वर्क फंक्शन या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या देहली ऊर्जा कहते हैं। तो जो हम प्रकाश के रूप में पहले बताया गया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में कि कोई भी स्रोत ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्वांटा या क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के लिए उसका विशेष नाम फोटॉन है। तो फोटॉन के रूप में ये प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करने के बाद इस ऊर्जा का कुछ भाग नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने में नष्ट हो जाता है। उस ऊर्जा को इन चार नामों से जाना जाता है, वर्क फंक्शन, आयनन विभव, ये सब नाम है इसके। और जो बची हुई ऊर्जा है वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो क्वांटम की ऊर्जा है वह क्वांटम की ऊर्जा बराबर होती है इसके वर्क फंक्शन के, और उस वर्क फंक्शन को हम दिखाते हैं h न्यू नॉट। और जो बची हुई ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। जहां h न्यू गिरने वाले धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा है h न्यू, और h न्यू नॉट आयनन विभव है या वर्क फंक्शन है, और ये ke इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान होता है हाफ mv²। हाफ mv² इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक फोटो सेल है। फोटो सेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धातु की प्लेट है ये, और इस धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरण पड़ रही है
और प्रकाश की किरण पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इस घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और इस सेल को कहते हैं फोटो सेल। फिर ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा और फाइनली वह ऊर्जा जाकर बैटरी में संग्रहित हो जाएगी। तो ये पूरा एक फोटो सेल का सिस्टम है। तो आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है। किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति के प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना हमेशा नहीं होती है। हमने एक चीज कहा, उचित आवृत्ति का प्रकाश। यदि प्रकाश की ऊर्जा, जो प्रकाश गिर रहा है उस प्रकाश के क्वांटम की ऊर्जा कम है और ये आयनन विभव या वर्क फंक्शन की ऊर्जा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव संभव नहीं होगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि यही ऊर्जा कम होगी और यह आकर्षण बल ज्यादा होगा, वहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा और वहां फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिखाई आपको नहीं देगा। इसीलिए हमने एक शब्द यूज किया, उचित आवृत्ति का प्रकाश। मतलब उस प्रकाश की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए कि उस प्रकाश की ऊर्जा उस धातु के प्लेट के आयनन विभव से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आयनन विभव ज्यादा है और प्रकाश की ऊर्जा कम है तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए जो गिरने वाली प्रकाश की ऊर्जा हमेशा अधिक होनी चाहिए और आयनन विभव कम होना चाहिए। तो समान तौर पर देखा गया सीजियम धातु की आयनन विभव बहुत कम होती है, तो वह सूर्य के प्रकाश किरण पड़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगता है। सीजियम धातु सामान्य तौर पर यह घटना को प्रदर्शित करता है, लेकिन अन्य धातुओं में यह घटना दिखाई नहीं देती है। अब इस घटना से जुड़े हुए कुछ टॉपिकों को देखते हैं हम। जैसे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, उसे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या हमने बताया कि धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है और ये प्रकाश की आवृत्ति है। यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यदि इससे कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वहां संभव नहीं होगा। और यह जो न्यू नॉट लिखा है, यह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है धातु की सतह से। यह हो जाएगा देहली आवृत्ति। अब इसके बाद यदि और अधिक ऊर्जा का प्रकाश यहाँ गिरता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो वही मैंने बताया कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है।
जितनी ज्यादा इस प्रकाश की आवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तीसरी चीज ये कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाइए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। कितनी संख्या में क्वांटा आ रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता का अर्थ यह है कि नंबर ऑफ क्वांटा, फोटोनों की संख्या बढ़ रही है। तीव्रता बढ़ने का अर्थ क्या? फोटोनों की संख्या बढ़ रही है। और जब फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। वहां पे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि एक बल्ब जल रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति सेम है। 2 बल्ब जल गया, 3 बल्ब जल गया, 10 बल्ब जल गया, तो लगातार नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है, लेकिन फोटोन की आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि गतिज ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित करेगा, और जब एक फोटोन लेगा तो उस पर एक निश्चित ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा का कुछ भाग नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने में नष्ट हो जाएगा, और बाकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन उस धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की तीव्रता से तात्पर्य यह है कि कितनी अधिक संख्या में वहां फोटोन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो फोटोन गिर रहा है h न्यू, इस h न्यू प्रकाश के फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा है, उसको इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर रहा है, और अवशोषित करने के बाद फिर इस ऊर्जा कुछ भाग नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने में नष्ट जा रहा है। उस आकर्षण बल को हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन, या आयनन विभव, या आयनन एंथैल्पी, या देहली ऊर्जा। और जो बची हुई ऊर्जा है इस प्रकाश की, वह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ा दे रहा है। अब म्यू की वैल्यू होती है c/λ। तो हाफ mv² का जाएगा sc ये समीकरण। धन्यवाद।